बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और घरों में बिल्कुल सेफ़ होंगे, बाहर नहीं जाते होंगे और अपने पेरेंट्स को तो तंग बिल्कुल भी नहीं करते होंगे। मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर फ्रॉम द नेशनल स्कूल इन एजुकेशन और आज से हम लोग अपने साइंस के लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग आज से अपना काम साइंस के यूनिट नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन लिविंग थिंग्स से स्टार्ट करेंगे। ओके 5 क्लास। तो अब आप सब लोग जल्दी से जाएं और अपनी साइंस की बुक लेके आएँ। साथ ही साथ आप लोग अपने लिए एक पेंसिल भी साथ ही लेके आएंगे। जल्दी से जाएं, वीडियो को पॉज करें और इसको लेके आ जाएं। ओके, तो अब हम लोगों ने अपनी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 1 आप लोग पहले से मुकम्मल कर चुके हैं, तो हम उसको वाइंड अप कर चुके हैं, उसको हम स्टार्ट नहीं करेंगे। आज हमने जहाँ से काम स्टार्ट करना है वो है हमारा चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 2, रिप्रोडक्शन इन लिविंग थिंग्स। अब बेटा सबसे पहले तो हम इस टाइटल की बात करेंगे, यूनिट के नाम की बात करेंगे कि यूनिट के नाम से आपको आखिर क्या पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है या इस यूनिट में हमने क्या पढ़ना है। तो बेसिकली बेटा रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अम्ल तौलीद। उर्दू में इसको अम्ल तौलीद कहते हैं और आसान लफ्ज़ों में इसको याद रखने के लिए आप ये कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स का या ज़िंदा जानदारों का अपने जैसे नए ज़िंदा जानदार बनाने का जो अमल है उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन इन लिविंग थिंग्स का क्या मतलब हुआ कि ज़िंदा जानदारों का अपने जैसे नए ज़िंदा जानदार बनाना। अब जैसे कि आपको इस डायग्राम से नज़र आ रहा होगा कि ये एक डक है और उसके पीछे ये सारे उसके डकलिंग्स यानी उसके बच्चे हैं। तो ये एक डक का अपने जैसे नए बच्चे पैदा करने का जो अमल होता है इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इस यूनिट नंबर 2 में हमने रिप्रोडक्शन इन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना है, यानी ज़िंदा जानदारों के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट जो आप लोगों ने काम करना है वो ये है कि बेटा सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर अपना क्लास वर्क और डे डेट मेंशन कर लेनी है। क्लास वर्क के आगे आपने नंबर नहीं लिखना, लेकिन डे डेट जो है वो आपने पेंसिल से मेंशन करनी है। लेड पेंसिल का यूज़ करना है आप लोगों ने, और किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, जैसे बॉल पेन हो गई या पेन हो गया, इस तरह की किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। सिंपल लेड पेंसिल लेनी है और उस लेड पेंसिल से आपने डे डेट लगा लेनी है। रिप्रोडक्शन का भी जो मैंने आपको मतलब समझाया है वो आप लोग यहाँ पर लिख लें ताकि आप लोगों को बाद में याद रहे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमें कह रहे हैं लिविंग थिंग्स क्रिएट न्यू लिविंग थिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड। तो इस चैप्टर के स्टार्ट वाली लाइन ही आपके पास क्या है, लिविंग थिंग्स जिंदा जानदार, क्रिएट का मतलब होता है पैदा करना या बनाना। लिविंग थिंग्स क्रिएट न्यू लिविंग थिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड, जिंदा जानदार अपने जैसे ही नए जिंदा जानदार बनाते हैं या नए जिंदा जानदार पैदा करते हैं। और वो कैसे पैदा करते हैं ये भी हम पढ़ेंगे, और वो किन किन जानदारों में होता है, मुख्तलिफ जानदारों में भी हम इस रिप्रोडक्शन के अमल को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखें, पेज नंबर 17 है आपके पास, ये देखें पेज नंबर 17, पेज याद रखिएगा। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो आपके पास है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी जानवरों के अंदर रिप्रोडक्शन। अब बेटा अगर आप लोग अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको दो चीज़ें नज़र आती हैं जिनके साथ आपका इंटरेक्शन होता है। पहले आपके साथ प्लांट्स, दूसरे हैं आपके पास एनिमल्स। तो अब हम पहले एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स क्रिएट न्यू लिविंग थिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड, ये वही प्रीवियस वाला जो है उसी की लाइन है। तो इसके आगे हमें कह रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि ज़िंदा जानदारों का अपने जैसे नए ज़िंदा जानदार बनाना जो है इस अमल को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। यानी जब ज़िंदा जानदार अपने जैसे नए ज़िंदा जानदार बनाते हैं तो उस अमल को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। सम एनिमल लेज एग्स एंड सम गिव बर्थ टू द बेबीज़। अब कुछ जो एनिमल्स होते हैं, कुछ जानवर जो होते हैं वो अंडे देते हैं जैसे कि मुर्गियाँ, और कुछ जानवर जो हैं वो अपने बच्चे पैदा करते हैं, जैसे कि आपके पास ये बिल्ली की एग्जांपल है। कैट जो है वो अपने किटन को बर्थ देती है, यानी वो अपनी किटन को पैदा करती है। लेकिन हेन्स जो हैं वो पहले एग्स देते हैं और इन एग्स के अंदर से आपके पास नए चिक्स जो हैं वो बनते हैं। तो जानवर जो है ये दो तरह से नए जिंदा जानदार पैदा कर सकते हैं, एक ये कि अंडों के ज़रिए से, दूसरा ये कि वो बर्थ देते हैं। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं बर्ड, फ्रॉग, लिजर्ड, फिश एंड इंसेक्ट लेज एग्स। कि अब कौन कौन से जानवर आपके पास अंडे देते हैं, बर्ड्स भी अंडे देते हैं, फ्रॉग्स भी अंडे देते हैं, लिजर्ड्स भी, फिश भी और इंसेक्ट्स भी, ये सारे आपके पास अंडे देने वाले जानवर हैं। द यंग आर मेड इन साइड द एग्स, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अंडों के अंदर पैदा होते हैं। आफ्टर सम टाइम दे हैच आउट ऑफ द एग शेल। हैच का मतलब होता है अंडे का टूटना या अंडे के अंदर से नए जानदार का निकलना।
तो कुछ अरसे के बाद पहले वो अंडे में बनते हैं, फिर उसके कुछ अरसे के बाद एग शेल जो है यानी जो अंडे का कवर होता है वो टूट जाता है और उसके अंदर से नया बेबी जो है वो बाहर आ जाता है। दे ग्रो अप टू लुक एग्जैक्टली लाइक देयर पेरेंट्स। और फिर कुछ अरसे के बाद वो बिल्कुल बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के बाद वो अपने बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे लगते हैं। जैसे अब ये चिक जो है ये अभी छोटा है, ये अभी अंडे से निकला है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होगा तो बड़े होने के बाद ये बिल्कुल अपने मदर के जैसे लगेगा। तो ज़िंदा जानदार जो होते हैं जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो तकरीबन अपने पेरेंट्स जैसे ही लगते हैं। सेम इस केस में भी होगा। हालांकि कैट जो है उसके किटन जो होते हैं वो अंडे से ही निकलते, उनको बर्थ मिलती है, लेकिन फिर भी जब ये कैट का किटन बड़ा होगा यानी इसका बच्चा जब बड़ा होगा तो वो बिल्कुल अपनी मदर के जैसे लगेगा। नेक्स्ट बट आपको कह रहे हैं रिप्रोडक्शन इन बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज के अंदर रिप्रोडक्शन, ये बटरफ्लाइज किस तरह से नए बटरफ्लाइज बना सकती हैं। The female butterfly lays hundreds of eggs on the underside of the leaves of plants. अब फीमेल बटरफ्लाई जो होती है वो कहाँ पर अंडे देती है? ये जो आपके पास इसके अंडे होते हैं वो इन पत्तों के नीचे होते हैं। ये जो आपके पास लीव्स होते हैं यानी वो किसी भी प्लांट के जो पत्ते हैं उनकी नीचे वाली जो साइड होगी वहाँ पर अंडे देगी। उसके बाद बेटा आपको कह रहे हैं आफ्टर अ वीक स्मॉल लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स हैच फ्रॉम द एग्स। एक हफ्ते के बाद छोटे छोटे लार्वा। अब बेटा लार्वा जो है इसको आप दो मतलब इसके ले सकते हैं। एक तो लार्वा बेटा आपके पास कैटरपिलर जैसा ही होता है। कैटरपिलर यानी कि आप इसको सुंडी भी बोल सकते हैं। तो जब भी बेटा कीड़ों के जो आपके पास इंसेक्ट्स हैं उनके अंडों से नया जानदार निकलता है वो सुंडी के जैसे ही होता है ज़्यादातर। तो आप उर्दू में इसको सुंडी कह सकते हैं, वैसे ही आपके पास कैटरपिलर्स होते हैं। तो इनके एग्स में से छोटे छोटे लार्वा निकलते हैं और उन लार्वा को हम कैटरपिलर्स कहते हैं। They feed on the leaves and when they have reached full size, each caterpillar move to a dry, sheltered place. It produces a fine thread and form a shell called cocoon. अब यहाँ से बेटा बात समझने वाली है। होता क्या है, पहले बटरफ्लाई ने अंडे दिए, अंडे देने के बाद उन अंडों के अंदर से कैटरपिलर्स निकलेंगे। ये कैटरपिलर्स फिर खाना खाना शुरू करते हैं यानी कि अपने आप को फीड करना शुरू करते हैं और फीड करने के बाद ये बड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे इनका साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे इनका जो खाने की स्पीड है वो भी तेज़ होती जाती है और ये इस तरह से एक अच्छे कैटरपिलर की फॉर्म में आ जाते हैं। एक दफ़ा जब कैटरपिलर कंप्लीट बन जाते हैं तो उसके बाद ये अपने इर्द गिर्द धागे के ज़रिए से इस तरह से एक ककून सा बनाना शुरू कर देते हैं। ककून बेटा आप इसको एक कवर कह सकते हैं। जैसे अंडा होता है ना, अंडे के इर्द गिर्द वाइट कलर का शेल होता है, एग शेल होता है। इसी तरह से ये लोग भी पहले अच्छे तरीके से अपना साइज़ बड़ा करते हैं, यानी ये जो कैटरपिलर्स होते हैं अपना साइज़ बड़ा करते हैं। साइज़ बड़ा करने के बाद वो आपके पास इस तरह से अपने इर्द गिर्द ककून बना लेते हैं अराउंड इट्स बॉडी, यानी अपनी बॉडी के इर्द गिर्द ककून बना लेते हैं। और ये ककून जो है ये बिल्कुल एक शेल की जैसे होता है, जैसे अंडे का शेल होता है। इनसाइड द ककून द इंसेक्ट बिकम्स अ प्यूपा। अब ये जो कोकून है इसके अंदर वाली ये जो कैटरपिलर है, अब आप इसको कैटरपिलर नहीं कहेंगे, अब आप इसको प्यूपा कहेंगे। नेक्स्ट बट आपको कह रहे हैं वाइल इट इज़ इन दिस स्लीप लाइक स्टेट चेंजेस टेक प्लेस इन इट्स बॉडी एंड इन कम्प्लीट बटरफ्लाई इज फॉर्म्ड इनसाइड इट। अब ये वाला कैटरपिलर जो इस कोकून के अंदर प्यूपा की फॉर्म में बंद हुआ है वो थोड़े दिनों के लिए इसी प्यूपा के अंदर रहता है और प्यूपा के अंदर काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं और उन तब्दीलियों के बाद ये कैटरपिलर जो है वो इतनी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में तब्दील हो जाती है। यानी ये वाला जो कीड़ा है ये जब यहाँ पर कोकून के अंदर होगा तो कोकून के अंदर इसके अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आएंगी कि इसकी शेप और इसके लेग्स और इसके जो विंग्स हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे और एट द एंड जब ये इस कोकून के अंदर से बाहर निकलेगा प्यूपा तो ये आपके पास एक कंप्लीट बटरफ्लाई जो है उसमें तब्दील हो जाएगा। द प्यूपा स्प्लिट्स एंड द न्यूली फॉर्म बटरफ्लाई इमर्जेस फ्रॉम इट। और जब एक बटरफ्लाई कम्प्लीटली इसमें बन जाएगी तो तब ये प्यूपा जो है ये टूट जाता है। स्प्लिट का मतलब होता है टूटना। तो ये प्यूपा टूट जाएगा और टूटने के बाद इसमें से एक न्यू बटरफ्लाई जो है वो बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से बटरफ्लाइज जो हैं वो अपनी जैसे न्यू बटरफ्लाइज पैदा करती हैं। सिंपली क्या है, बटरफ्लाई ने अंडे देने हैं पत्तों के नीचे, पत्तों के नीचे इन अंडों के अंदर से आपके पास कैटरपिलर्स बाहर आएंगे। कैटरपिलर्स खाना शुरू करेंगे, अपने आप को ग्रो करना शुरू करेंगे और जब एक अच्छे साइज़ तक वो पहुंच जाएंगे तो तब वो अपने इर्द गिर्द एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देंगे, अपने आप को एक धागे में बंद करना शुरू कर देंगे और अपने इर्द गिर्द कोकून बना लेंगे। इस कोकून के अंदर अब हम इस कैटरपिलर को प्यूपा कहेंगे। अब इसको कैटरपिलर नहीं प्यूपा कहेंगे। इस प्यूपे के अंदर वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं और कुछ अरसे के बाद जब ये कोकून टूटता है तो ये प्यूपा जो है एक कंप्लीट बटरफ्लाई बनकर आपके सामने बाहर आ जाती है। नेक्स्ट पेज पे बेटा अब हम आ जाते हैं। पेज नंबर है हमारे पास 18। पेज नंबर 18 सब लोग ओपन कर लें। अब पेज नंबर 18 पे बेटा आप लोगों को नेक्स्ट बता रहे हैं द एग्स ऑफ इंसेक्ट्स सच एज ड्रैगन फ्लाई और कॉकरोचेज डू नॉट हैच इनटू लार्वा और कैटरपिलर्स।
अब बेटा आपके पास इंसेक्ट जो है ये आपके पास वो होते हैं जिनकी अमूमन आम तौर पर 6 टांगें होती हैं। तो अगर आपने कॉकरोचेस को देखा है, अगर आपने ड्रैगन फ्लाइज को देखा है, अगर आपने बटरफ्लाई को देखा है, तो आपको पता चलेगा कि इनकी वाक़तन 6 टांगें होती हैं। तो जो बेटा 6 टांगों वाले जानवर होते हैं उनको हम इंसेक्ट्स कहते हैं, और इंसेक्ट्स के अंडे क्योंकि देते हैं, हमने पीछे वाले पेज पे ही पढ़ा है कि जो इंसेक्ट्स हैं वो अंडे देते हैं। तो कुछ इंसेक्ट्स में अब थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस कहाँ पर आता है कि जैसे इन्होंने यहाँ पर आपको बताया कि ड्रैगन फ्लाइज और कॉकरोचेस जो होते हैं इनके अंडों में से कैटरपिलर नहीं निकलते। जैसे बटरफ्लाई का भी आपने पीछे पढ़ा है कि उसके अंडे में से कैटरपिलर निकलता है, इनके अंडों से वैसे ही कैटरपिलर नहीं निकलते। इनके अंडों में से जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स निकलते हैं उनको हम निम्फ्स कहते हैं। दे हैच इनटू टाइनी इनकम्प्लीट इंसेक्ट्स कॉल्ड निम्फ्स, यानी उनके अंडों में से छोटे छोटे जानदार निकलते हैं जो इनकम्प्लीट होते हैं। इनकम्प्लीट से मुराद है कि कुछ की टांगें नहीं होंगी, अगर टांगें हैं तो उनका कलर ठीक नहीं होगा, अगर कलर ठीक है तो अभी उनके बॉडी के कुछ पार्ट्स जो हैं वो मिसिंग होंगे। तो इस तरह के जो जानदार निकलते हैं उनको हम निम्फ कहते हैं। A nymph has legs, compound eyes and small wings. It grows to form a complete insect. अगर हम बेटा कॉकरोच की एग्जांपल लें तो जो कॉकरोच के निम्फ होते हैं जब वो अंडों में से बाहर निकलते हैं तो उनके विंग्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और बहुत ही वीक होते हैं, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं सकते। उनका कलर भी येलो कलर का होता है, जबकि कॉकरोचेस का आपको पता है रेड कलर के होते हैं। तो इनके बच्चे जो हैं येलो कलर के होते हैं, विंग्स उनके बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनके विंग्स भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं और वो एक कम्प्लीट कॉकरोच में तब्दील हो जाते हैं। तो इंसेक्ट्स में दो तरह से रिप्रोडक्शन होती है कि एक अंडों में से बच्चा निकले, कैटरपिलर बना, कैटरपिलर जो है वो थोड़े अरसे के बाद तब्दीलियों के बाद एक कंप्लीट इंसेक्ट में तब्दील हो गया। और कुछ में क्या होता है कि उनके अंडों में से निम्फ्स निकलते हैं और ये निम्फ्स जो हैं ये वक्त के साथ साथ बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद ये भी बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे लगते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास रिप्रोडक्शन इन फिश। इन मोस्ट फिश द फीमेल ले हैड बैचेस ऑफ एग्स इन वाटर, बेबी फिश कॉल्ड फ्राई। यानी क्या होता है, फिशेस जो हैं ये अपने अंडे जो हैं ये पानी में देते हैं। इन अंडों के अंदर से जो नया जानदार निकलता है उसको हम फ्राई कहते हैं। अब ये फ्राई जो है इसके अंदर वक्त के साथ साथ तब्दीली आएगी और ये कंप्लीट फिश में तब्दील हो जाएगा। कैसे? Begin to swim about and feed as soon as they hatch. The females of some fish, such as the stickleback, lay eggs on the nest in a nest in the water. The male fish look after the eggs for the 7 or 10 days. When they hatch, the young fry are kept in the nest for a month before they begin to swim and feed freely. अब बेटा फ़िश में भी आपको कह रहे हैं कि दो तरह के तरीके होते हैं रिप्रोडक्शन, अंडों में से बच्चों के निकलने और बड़े होने के। कौन कौन से? पहले फ़िश ने एग दिए पानी के अंदर, उन एग्स के अंदर से जो लार्वा निकलता है वो जितनी जल्दी निकलता है फ़ौरन से उसको जो भी चीज़ खाने के लिए मिलती है वो उसके ऊपर फीड करना शुरू कर देता है। फीड करने के बाद वो फ्राई में तब्दील हो जाता है और यही फ्राई जो है ये आहिस्ता आहिस्ता खाता रहता है और ग्रो करके एक फ़िश बन जाता है। तो कुछ फ़िशेस तो इस तरह से करती हैं, लेकिन ये जो स्टिकल बैक फ़िश होती है, ये आपके पास बेटा एक फ़िश का नाम है। ये जो स्टिकल बैक फ़िश होती है ये इस लिहाज से काफ़ी स्पेशल होती है। इसमें स्पेशल क्या होता है कि बजाय इसके कि अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ दें, ये पहले एक नेस्ट बनाती हैं पानी के अंदर, यानी पानी के अंदर छोटा सा गड्ढा खोदेंगी, उसके अंदर अंडे देंगी। फ़िश जो है वो अपने ऑल्टरनेट करती हैं, बारियाँ चेंज करती हैं कि जो मेल फ़िश होती है वो अपने घोंसले का ख्याल रखती है और जब उन अंडों के अंदर से बच्चे निकलते हैं तो उन बच्चों को 1 महीने तक घोंसले में ही रखा जाता है ताकि वहाँ पर उनकी हिफाजत की जाए, उनको फीड कराया जाता है और जब 1 महीने बाद वो इतने बड़े हो जाते हैं कि अपनी हिफाजत खुद कर सकें तो तब उनको पानी में वापस भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग्स। इन अ रेनी सीजन द फीमेल फ्रॉग ले एग्स इन अ पॉन्ड। दीज एग्स स्टिक टू ईच अदर इन अ टाइप ऑफ जेली एंड आर कॉल्ड स्पॉन। अब बेटा जो आपके पास ये फ्रॉग है ये जो एग्स देता है उसको हम स्पॉन बोलते हैं। स्पॉन का क्या खासियत है कि बेटा इसमें एग्स जो है ना ये एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं, यूँ लगता है जैसे हमने गम के अंदर ना इन एग्स को बंद कर दिया है। तो ये जो गमी लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं कि हमारे पास स्पॉन है जिसमें काफ़ी सारे अंडे जो हैं ये एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं। आफ्टर 10 days 10 दिनों के बाद यानी अंडे देने के 10 दिन बाद द जेली अराउंड द एग मेल्ट एंड अ टाइनी बेबी फ्रॉग कॉल्ड अ टेडपोल कम्स आउट। 10 दिनों के बाद क्या होता है कि ये जो जेली सी सारी अंडों के साथ चिपकी होती है ये मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है और ये निकल जाती है। इसके निकलने के बाद ये जो एग्स होते हैं इनके अंदर से छोटे छोटे बेबी फ्रॉग्स निकलते हैं जिनको हम टेडपोल्स कहते हैं। अब टेडपोल और फ्रॉग में बेटा बहुत डिफरेंस होता है। टेडपोल की आपके पास एक टेल होती है, उसकी टांगें यानी उसकी लिम्स नहीं हैं, लेकिन फ्रॉग की देखें टेल नहीं है और उसकी टांगें हैं। तो अब अंडों से जो पहला बेबी निकलता है, बेबी फ्रॉग निकलता है, उसको हम पहले टेडपोल कहते हैं।
फिर क्या होता है, इट हैज़ अ हेड एंड अ टेल, इसका एक सर होता है और एक पूँछ होती है। इट्स बॉडी इज़ लॉन्ग, और इसकी बॉडी जो है वो लंबी होती है। द टेडपोल अटैचेज इटसेल्फ टू अ वाटर वीड एंड केप्स ऑन ग्रोइंग। वाटर वीड, बेटा आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ये जो पानी होते हैं, जहाँ पर पानी खड़ा हुआ होता है या जहाँ पर पानी होता है, वहाँ पर अक्सर छोटे छोटे ग्रास जो हैं वो उगना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर एल्गी उगना शुरू हो जाती है। तो ये जो टेडपोल्स होते हैं, ये जब बाहर निकलते हैं तो ये अपने आप को उस वीड के साथ चिपका लेते हैं और उसी के ऊपर फीड करते हैं और उसी के ऊपर ग्रो करते हैं। गिल स्टार्ट ग्रोइंग आफ्टर 4 वीक्स। 10 दिन के बाद अंडों में से टेडपोल्स निकलेंगे, और टेडपोल निकलने के 4 हफ्ते बाद उसके गिल्स बनना शुरू हो जाते हैं। गिल्स बेटा वो पार्ट होता है जिसके ज़रिए से आप पानी में सांस ले सकते हैं। आफ्टर 6 to 9 वीक्स, अब 6 से 9 हफ्ते के बाद लेग्स बिगिंस टू अपीयर आफ्टर 3 मंथ्स। द टेडपोल चेंजेस इनटू अ कंप्लीट फ्रॉग। गिल्स निकलने के तकरीबन 6 से 9 हफ्ते बाद, यानी कि आपके पास 3 मंथ्स बाद, जो टेडपोल है उसकी टांगें निकलना शुरू हो जाती हैं और वो एक कंप्लीट फ्रॉग में तब्दील हो जाता है। आज हम अपनी रीडिंग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। उम्मीद है सब लोगों को रीडिंग की समझ आई होगी। अगर किसी को रीडिंग की समझ नहीं आती तो वो ग्रुप में मुझसे पूछ ले। सब लोगों ने इस काम को करने के बाद मुझे एक वीडियो बनाकर ग्रुप में ज़रूर सेंड करनी है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने काम किया है। ठीक है। ओके बच्चों, ये जो लास्ट में पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं, ये मैंने आप लोगों के लेसन की ही कुछ पिक्चर्स हैं जो एंड पर रखी हैं, ताकि आप लोगों को कोई चीज़ जो है समझ ना आई हो तो इन पिक्चर्स के थ्रू समझ आ जाए। तो ये जो पहली पिक्चर है, ये बेटा आपके पास फ्रॉग के एग की है, स्पॉन की। हमने कहा था वो एक जेरी लाइक मटेरियल में बंद होती है, तो वो ऐसा होता है। नेक्स्ट पिक्चर है आपके पास फ्रॉग के स्टेजेस की। अंडे से निकलने के बाद फर्स्ट स्टेज में फ्रॉग इतना छोटा होता है, और जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो बड़ा होता जाता है, उसमें इस तरह से चेंज आती है और वो एक कंप्लीट फ्रॉग बन जाता है। ये जो नेक्स्ट पिक्चर है, ये है आपके पास इस वक्त फ़िश के एग्स की। फ़िश के एग्स इस तरह से लगते होते हैं, और ये जो नेक्स्ट पिक्चर है, ये है फ़िश के फ्राई के, यानी अंडे से निकलने के बाद फ़िश का फ्राई इस तरह से लगता होता है। उम्मीद है आप सब लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। उसके बाद आज हमारे नेक्स्ट टाइम है मैसेज ऑफ द डे का। तो बेटा आज का हमारा मैसेज ऑफ द डे है नमाज की पाबंदी करना। बेटा नमाज एक ऐसी चीज़ है जो आपको इस दुनिया में भी काम देती है और आखिरत में भी काम देती है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि सारे बच्चे अच्छे बच्चों की तरह घर में नमाज़ पढ़ने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और अपनी नमाज बाकायदगी से अदा करेंगे। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़। सब लोग अपना ख़्याल रखिए।